बात करेंगे, ठीक है। एक्सरे का नाम सुने? कौन कौन सुना है और कौन कौन एक्सरे कराया है? किसी का हुआ है एक्सरे? हुआ है? क्या होता है उसमें? मतलब क्या अपने कहीं पे भी जाके कुछ का करा लेते हैं या डॉक्टर बोलते हैं एक्सरे कराना तब जाते हैं? और अलग अलग पार्ट का होता है, जहां पे नीडेड है, जिस चीज में प्रॉब्लम है उसका हम लोग एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, ताकि उस बीमारी का पता चले कि आखिर वहां पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर दांत में प्रॉब्लम है तो दांत का भी कराते हैं, ठीक है। अगर चेस्ट में पेन है तो उसका कराते हैं, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता, कुछ भी, कहीं पे भी अगर शोल्डर में पेन है, कहीं पे फ्रैक्चर हो गया है, तो ये सब के लिए हम लोग एक्सरे कराते हैं कि क्या इसका पोजीशन है, कितना फ्रैक्चर है, उसका लोकेशन क्या है, कहाँ पे दांत में कैविटीज जो उसको खोदर बोलते हैं, या दांत का क्या पोजीशन है, उसको देखने के लिए भी हम लोग एक्सरे कराते हैं। हर बीमारी के डायग्नोसिस के लिए जहाँ पे नीडेड होता है एक्सरे का, वहां पे हम लोग एक्सरे कराते हैं। हाँ, एक्सरे जो है वो भी एक मशीन है, ठीक है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो बीमारी के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। लिखिए इसका डिफिनेशन, एक्सरे है क्या, ठीक है, उसको कैसे हम लोग समझेंगे। लिखिए, एन एक्सरे इज अ फॉर्म ऑफ एन X-ray is a form of X-ray is a form of, ठीक है, form of high energy electromagnetic स्पेलिंग बोले, मैग्नेटिक, MAGNETICS, मैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेडिएशन का मतलब समझते हैं? क्या? रेज है वो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन विथ अ वेवलेंथ वेवलेंथ का स्पेलिंग बोले, WAVELENTGTH, वेवलेंथ, electromagnetic radiation with a wavelength to diagnose various diseases, various मतलब तरह तरह के, VARIOUS, various diseases मतलब बीमारी, तरह तरह की बीमारी को डायग्नोस के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। वेरियस डिजीजेस लिख लिए सब लोग, समझ गए, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, लिखिए, यूजेस ऑफ एक्सरे मतलब इसका हम लोग कब यूज करते हैं, किस किस प्रॉब्लम में हम इसका यूज करते हैं। लिखिए नंबर 1 नंबर 2 करके पॉइंट, चेक योर बोन्स, मतलब हम अपने हड्डी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, हड्डी टूट जाता है, फ्रैक्चर होता है, तो उसके डायग्नोसिस के लिए भी हम लोग एक्सरे करते हैं। लिखिए, चेक योर बोन्स फॉर अ फ्रैक्चर, चेक योर बोन्स
फोर्थ, फ्रैक्चर आफ्टर एक्सीडेंट। ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, आइए क्लास में आइए, गिर गए तो उसके बाद, या कुछ भी, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट ही, कहीं पे अगर गिर गए हैं, घर में बैठे बैठे चलते फिरते कहीं पे भी फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो अगर फ्रैक्चर हुआ या नहीं हुआ तो उसके जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे कराते हैं। क्लियर? ठीक है, क्या लिख लिए? अब अगला, चेक फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ टीथ। प्रॉब्लम्स ऑफ टीथ, दांत का, दांत में अगर कैविटीज है, कैविटीज मीन्स दांत हमारा सड़ जाता है, या गम में इन्फेक्शन है, मतलब मसूड़ा में इन्फेक्शन है, या कभी कभी हम अगर दांत में पेन है तो आखिर क्यों हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे करा के देखते हैं कहीं दांत सड़ा तो नहीं है, या हमारे गम मसूड़ा में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। ठीक है, कभी कभी हमारा वो लास्ट वाला जो अकल चौवा जिसको बोलते हैं, वो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, जब वो निकलता है विजडम टीथ तो बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है। शारिक अपना विजडम टीथ देख रहा है हाँ, तो वो बहुत पेनफुल होता है, तो उसका लोकेशन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत मतलब इधर से दो तीन तरह से निकल जाता है कहीं से भी, तो उसको भी चेक करने के लिए हम लोग एक्सरे ही कराते हैं कि सही पोजीशन पे है या नहीं है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं निकला है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे करा के देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए, चेक योर टीथ। टीथ प्रॉब्लम्स लिखे थे ना, हाँ, चेक योर टीथ प्रॉब्लम्स हो गया, मतलब उसको फाइंड आउट करने के लिए कि सड़ा है, क्या है, दांत का क्या पोजीशन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक्सरे कराते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए, हाँ, अगर कहीं पे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हमको डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे आंत का जो प्रॉब्लम होता है उसको भी कभी कभी डायग्नोस करने के लिए हम लोग एक्सरे भी कराते हैं। फाइनली अल्ट्रासाउंड ज्यादा यूज होता है ये सब कराने के लिए, लेकिन हम लोग कभी कभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो एक्सरे भी कराते हैं। तो लिखिए, चेक योर लीवर प्रॉब्लम। निमोनिया टेस्ट में निमोनिया तो वो तो अलग टेस्ट हो गया मैम, उसमें भी एक्सरे कर लीजिए। हाँ, निमोनिया, अगर निमोनिया क्या है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, अगर चेस्ट में बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन है, लिख लिए, चेक योर लीवर प्रॉब्लम। नेक्स्ट होगा चेस्ट प्रॉब्लम, हम लोग चेस्ट का भी इन्फेक्शन होता है, उसके लिए भी एक्सरे ही कराते हैं। चेस्ट, चेक फॉर चेस्ट प्रॉब्लम। चेस्ट प्रॉब्लम, अब चेस्ट प्रॉब्लम में आपका अगर क्रॉनिक कफ है, टीबी है, टीबी में भी हम आपको बताए थे ना कि एक्सरे करा के देखते हैं, अगर टीबी है, क्रॉनिक कफ, ब्रैकेट में लिखते जाइए, चेस्ट ऐसे ही थोड़ी कि जाके बोले चेस्ट का एक्सरे कर दो, कुछ हमको प्रॉब्लम हो रहा तब तो जाते हैं एक्सरे कराने, तो किस किस प्रॉब्लम में हम लोग चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्रॉनिक कफ, बहुत लंबे टाइम तक अगर खांसी है, क्रॉनिक कफ लिख लिए, टीबी, टी और बी, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, बच्चे को जनरली निमोनिया का प्रॉब्लम हो जाता है। निमोनिया का नाम सुने हैं इस बीमारी का? हाँ, जनरली बच्चों को होता है, और कभी कभी अगर बच्चे अगर इन्फेंट में या छोटे बच्चे में हो जाता है तो वो परसिस्ट हो जाता है, बहुत लंबा बुढ़ापा तक चला जाता है, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वैसा बच्चा बहुत ठंडा से इससे उससे बहुत परहेज कराना पड़ता है। ठीक है, निमोनिया, निमोनिया का स्पेलिंग बताइए। हम वही सोचे, कोई पूछ नहीं रहा, क्या है बोलो, PNEU, जोर से बोलो, सब लोग लिखो, निमोनिया का स्पेलिंग लिखिए, PNEUMONIA। हाँ, इसमें पी साइलेंट है। ठीक है, निमोनिया, सुने आप लोग, सब लोग सुन लिया निमोनिया का स्पेलिंग? ठीक है, तो अगर हमको निमोनिया हो गया है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, टीबी है,
या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग एक्सरे करा के अपने चेस्ट का कंडीशन देखते हैं। क्लियर है? चेस्ट का यही यूज है, सॉरी एक्सरे का यही यूज है। इसी के लिए हम लोग ये सब बीमारी का पता करने के लिए क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर में कहीं पे भी फ्रैक्चर हो उसका कंडीशन के लिए एक्सरे कराते हैं। पैर में मोच आ गया, वो टूटा है या नहीं टूटा है तो एक्सरे कराएंगे। हाथ मुरझ गया, एक्सरे कराएंगे। कुछ भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो एक्सरे कराएंगे। नेक्स्ट, एक्सरे हो गया, अब लिखिए सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन का नाम सुने? हाँ, कहाँ कहाँ सुने? घर में? जब किसी के सर में चोट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो सीटी स्कैन कराया जाता है। हाँ, ठीक है। तो सीटी स्कैन भी एक टेक्निक्स है, ठीक है, बीमारी के पता करने का। ठीक है, बीमारी के पता करने के लिए अगर प्रॉब्लम एक्सरे में नहीं डायग्नोस हो रहा है, एक्सरे से अगर सेटिस्फेक्शन डॉक्टर को नहीं होता है तो कुछ केस में डायरेक्ट वो सीटी स्कैन का एडवाइस करते हैं कि आप इसका, जैसे ब्रेन में चोट है तो ब्रेन में हम लोग एक्सरे बहुत कम करा के अगर सीरियस कंडीशन है तो सीटी स्कैन करवाते हैं। अगर सीटी स्कैन से भी नहीं होता है तो फिर एमआरआई कराता है, वो एमआरआई भी हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, सीटी स्कैन लिखिए इसका डिफिनेशन। पीछे अब्दुल माजिद लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? कोई सवाल है? नहीं तो आप ऐसे देख रहे, तुमको अगर कोई सवाल है क्या? लिखिए सीटी स्कैन का डिफिनेशन। A CT scan, a CT, कैपिटल C कैपिटल T डैश दे के आप फिर लिखिए स्कैन। A CT scan combines 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 X-ray images लिख लिए, एक्सरे इमेजेस टेकन फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स टू प्रोड्यूस डिटेल्ड टू मल्टीपल एंगल्स। एंगल मतलब अलग अलग एंगल में हम उसको चेक कर सकते हैं कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है, तो उसका एंगल मींस पोजीशन उसका चेंज कर करके हम उस बीमारी का पता कर सकते हैं। एंगल्स टू प्रोड्यूस डिटेल लिख लिए। क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द सेक्शन का मतलब समझते हैं? हाँ, अलग अलग पार्ट में अगर सेक्शन इज कटिंग मतलब उसको आप अब जैसे ये हाथ है, ठीक है, उसको आप ऐसे 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 डिवाइड करके भी सेक्शनली उसको चेक कर सकते हैं। लिखिए सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ द बॉडीज इंटरनल स्ट्रक्चर्स। बॉडीज इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब हमारे बॉडी के इंटरनल जो हमारा पार्ट है, इंटरनल ऑर्गन है, उसको हम लोग क्रॉस सेक्शनली या जिस पोजीशन चेंज को कर करके उसको हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? बॉडीज इंटरनल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, या करके ये 2-3 वर्ड भी लिख सकते हैं अगर स्ट्रक्चर से क्लियर नहीं हो रहा तो। समझ में आ गया सीटी स्कैन? अतिया बताइए। एक्सरे का यूज करते हैं, कंबाइंस विथ एक्सरे। ठीक है, शाजिया सीटी स्कैन किसको बोलते हैं? बॉडी के पूरे पार्ट को एक ही बार डाल देंगे। नहीं, मतलब एक ही पार्ट को, मल्टीपल पार्ट को
एक्सरे के मल्टीपल पार्ट पे है। बॉडी के मैम, बॉडी के नो, एक्सरे बॉडी आती है ना उसके अंदर, मशीन के अंदर बॉडी ही जाएगी, मशीन तो नहीं आएगा। मतलब मशीन के अंदर हाँ, बॉडी के किसी भी पार्ट, अगर इंटरनल पार्ट्स में हमको प्रॉब्लम है, ठीक है, जो डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, तो उसके कंडीशन को, उसके पोजीशन को, या उसके अंदर क्या बीमारी है, उसके लिए हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं। ये क्या है, सीटी स्कैन एक टेक्निक्स है जो एक्सरे से कंबाइंड होके, और ये टेस्ट होता है कंबाइंड विद एक्सरे और पोजीशन को चेंज कर करके, ठीक है। अगर इस साइड प्रॉब्लम है तो हम इसका पोजीशन चेंज करके सिर्फ यहाँ का देख लेंगे, अगर बैक में प्रॉब्लम है तो बैक में देख सकते हैं, इधर मतलब जहां पे प्रॉब्लम है हम लोग उसको सेक्शनली चेक कर सकते हैं कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है, ताकि बीमारी का डायग्नोसिस हो। क्लियर? चलिए अब इसका ये लिखिए, हाँ? और सीटी स्कैन कराते क्यों है, उसका रीजन हमको पता होना चाहिए। ऐसे कि नहीं कोई भी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, हमको डॉक्टर बोल देगा जाके सीटी स्कैन करा लो, नहीं हो, ऐसा नहीं बोल सकता ना डॉक्टर, कोई भी नहीं बोल सकता है। देखिए रीजन फॉर सीटी स्कैन, सीटी स्कैन कराते क्यों है, उसकी कोई वजह होती होगी। देखिए नंबर 1 में, नंबर 1 पॉइंट डालिए, उस पे लिखिए टू डायग्नोस muscles and bone conditions, to diagnose muscles and bone condition, ठीक है, मसल्स एंड बोन कंडीशन, कि हमारा अगर मस्कुलर प्रॉब्लम है तो भी हम सीटी स्कैन करके देख सकते हैं कि कहीं अगर, और बोन में भी प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको स्कैन करके देख सकते हैं कि कहीं पे उसमें ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल में, उसी में एग्जाम्पल में लिख लीजिए ट्यूमर्स एंड ब्रेक्स, अगर फ्रैक्चर है या ट्यूमर है तो इसकी डायग्नोसिस के लिए हम लोग सीटी स्कैन करते हैं मसल्स का, बोन का। टू डायग्नोस मसल्स एंड बोन कंडीशन, ब्रैकेट में लिखिए ट्यूमर, फिर कॉमा दीजिए, फिर लिखिए ब्रेकडाउन, कि कहीं वो टूटा फूटा कुछ तो नहीं है, ब्रेकडाउन, ट्यूमर और ब्रेक, ठीक है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, टू डायग्नोस, हाँ नंबर 2 में टू डायग्नोस वेयर इज अ ट्यूमर, वेयर इज अ ट्यूमर, फिर कॉमा देके लिख लीजिए इन्फेक्शन, ट्यूमर, इन्फेक्शन और ब्लड क्लॉट्स। कहीं कहीं पे कभी कभी ऐसा होता है ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा होता है, ठीक है, कुछ पार्ट्स पे खून का जमाव हो जाता है, ठीक है, और वो जमाव जो है आखिर ऐसे ही तो नहीं हो गया, कुछ वजह होगी तभी हमारा ब्लड क्लॉट कर रहा है, जम जाता। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि अगर मैम यहाँ पे ब्लड जम गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, वैसे, तो उस चीज के कि आखिर क्यों हो रहा है उसके लिए भी हम लोग सीटी स्कैन करके देखते हैं कि आखिर इन्फेक्शन है या ब्लड में क्लॉटिंग क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये सब डायग्नोसिस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, हाँ थर्ड पॉइंट, टू गाइड GUIDE, गाइड प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया, ठीक है, टू गाइड प्रोसीजर सच एज सर्जरी, ठीक है। अगर किसी भी पार्ट का सर्जरी कराना है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन करा के देखते हैं, ठीक है, कि उसका पोजीशन क्या है, फिर हम लोग सर्जरी करते हैं, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली
फिर हम डिसाइड करते हैं कि सर्जरी इसका करना है या नहीं करना है। सर्जरी, बायोप्सी, बायोप्सी का नाम सुने हैं? यस मैम। बायोप्सी भी एक टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 हफ्ते, 3 दिन, 4 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आता है, ठीक है। सर्जरी, बायोप्सी एंड रेडिएशन, या कोई भी एंड थेरेपी लिख लीजिए। एंड सर्जरी, बायोप्सी, BIOPSY, बायोप्सी एक टेस्ट है। बायोप्सी के बाद एंड थेरेपी। किसी भी चीज का, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है या जो भी थेरेपी लेना है तो हम लोग पहले सीटी स्कैन करके ही, देख के ही डिसाइड करते हैं कि इनको हम कौन सा थेरेपी देंगे, ठीक है। ठीक, क्या हुआ? एंड थेरेपी। एंड थेरेपी। एंड थेरेपी, THERAPY, थेरेपी। क्लियर है? समझ में आया? सीटी स्कैन समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ गया। एक्सरे, सीटी स्कैन, इसमें कोई सवाल? क्लियर है? चलो बाहर लड़े। क्लियर है? आ गया समझ में? नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? MRI। उसके बाद हमारा इसका क्लास इंस्ट्रूमेंटेशन का खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं वैसे बैठे। इंस्ट्रूमेंटेशन का क्लास MRI के बाद खत्म। नेक्स्ट हम लोग कुछ कुछ टॉपिक पे, जैसे कल MRI एकदम छोटा सा है रिबा, ठीक है, कल उसका क्लास हम लेके आप फिर है ना BMI का प्रोसेस कर लेना, ठीक है, कल। हाँ आने वाले थे लेकिन आएंगे वो, आज का टाइम वो नहीं दे पाया, आज उनका बहुत सर्जरी था, इस वजह से उन लोग के पास टाइम की बहुत कमी रहती है ना। क्या हुआ? BMW, BMI ना, जोर से बोलिए, खड़े होकर बोलिए। BMW क्या होता है? वेस्ट मैनेजमेंट का जो होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, अच्छा, उसका क्लास करना है क्या? क्या बोल रहे हैं? करा देंगे वेस्ट मैनेजमेंट ना। हाँ, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये सब भी बहुत अच्छा टॉपिक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किस डब्बे में डालना है ना। हाँ, उस पे अभी गवर्नमेंट बहुत वर्क भी कर रही है और बहुत हर जगह इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। उससे इसी कचरा का फिर से उसका रीयूज होता है ना, जो भी कचरा हम फेंकते हैं तो उसका क्या होता है, रिसाइकल होता है, फिर से उसको रिसाइकल करके उसको रीयूज करते हैं, उसी से फिर बनाते हैं। तो उसमें वही वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कचरा हमको कहाँ फेंकना है। तो अलग अलग डस्टबिन का कलर मेंशन है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू करके, ठीक है। वो भी एक मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा ये मतलब एरिया है। बायोमेडिकल वेस्टेज का जो एरिया है उसकी पढ़ाई होती है। इसमें आजकल है ना लोग ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, बहुत सारी मतलब डिग्री हासिल कर रहे हैं इस टॉपिक पे, और गवर्नमेंट इस पे बहुत वर्क भी कर रही है। आपके कूड़ा उड़ा वाला आता होगा तो वो सब बोलता भी होगा, गांव में भी जाता है तो बोलता है वो लोग कि गीला कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए। तो ये वेस्ट मटेरियल के लिए इसकी भी पढ़ाई होती है, और सच में इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। और जब तक पता नहीं रहेगा तो फिर वही होगा, कचरा हम लोग घर के आगे फेंकेंगे, कचरा फैलाएंगे। अभी तक जितना भी हम लोग क्लास किए उसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, 5-10 मिनट टाइम है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ सवाल? और चीज आप लोग जान जाइए, इसका रेडिएशन जो होता है वो हार्मफुल होता है। सीटी स्कैन का नहीं, लेकिन एक्सरे का जो रेडिएशन होता है, तो जब हम लोग इसीलिए बार बार किसी को भी एक्सरे नहीं कराना चाहिए, ठीक है। उसका रेडिएशन बहुत हार्मफुल होता है। एक चीज तो आपका डायग्नोस हो जाएगा लेकिन दूसरा चीज डैमेज हो जाता
इसीलिए डॉक्टर कोई भी अगर डॉक्टर अगर अच्छे होंगे तो बार बार एक ही टेस्ट के लिए एक्सरे कराने को एडवाइस नहीं देते हैं। हम लोग अगर हॉस्पिटल में आईसीयू में पेशेंट का एक्सरे होता है तो सब लोग बाहर निकल जाते हैं। क्यों? उसका रेज जो है वो बहुत हार्मफुल है, वो आपके किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकता है। हाँ, उनके लिए भी हार्मफुल है, तो वो लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके प्रिकॉशन के साथ करते हैं। उसके लिए भी एक्सरे की पढ़ाई होती है, इसका कोर्स होता है रेडियोलॉजी का, ठीक है। और एक तो रेडियोलॉजी में डॉक्टर्स डिग्री अलग है कि एमबीबीएस, जैसे उस दिन आए थे डॉक्टर अमन सर, वो रेडियोलॉजी में भी थे, एमडी थे। और अभी कुछ जैसे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में बीएससी भी कराया जाता है, आपका रेडियोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स भी होता है। इसलिए कि एक्सरे ऐसे नहीं कि बस गए जाके एक्सरे कोई भी लगा देगा, उसके लिए भी उसको नॉलेज होना चाहिए। उसको जो लोग जो इस कोर्स को करते हैं या जो सीखते हैं उन्हीं को पता रहता है कि कैसे एक्सरे करना, उसका भी टेक्निक्स है, बिना टेक्निकली आप यूज नहीं कर सकते। पोजिशनिंग करना रहता है ना, अलग अलग पोजीशन में कहाँ पे आपका एक्सरे मशीन कैसे लगाना है, कैसे करना, अलग अलग पार्ट का है तो अलग अलग प्रोब यूज करते हैं। तो यही इसके लिए भी एक पढ़ाई होती है, बीएससी इन रेडियोलॉजी, जिसमें आपको अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ये चारों चीज के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें डिप्लोमा डिग्री भी है और बैचलर डिग्री भी है, मास्टर्स भी है। तो अगर आप ये कोर्स कोई भी अगर करता है तो किसी हॉस्पिटल में उसको जॉब मिलता है, सरकारी जॉब मिलती है। और सेल्फ प्रैक्टिस मतलब सेल्फ भी मशीन आप कहीं पे खोल सकते हैं, लगा सकते हैं मशीन, एक्सरे का, सीटी स्कैन का, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसकी रिपोर्टिंग होती है, एक्सरे का रिपोर्ट मिलता है ना, तो रिपोर्टिंग करने के लिए पता होना चाहिए ना, तभी हम रिपोर्ट बनाएंगे। और किसी का कोई सवाल? किसी भी जितना भी हम क्लास लिए हैं, कोई भी डिजीज में किसी को कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब आप लोग पढ़ते नहीं है। पढ़ते हैं यहाँ जाने के बाद? आईटी पे ज्यादा ध्यान है, आईटी है। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो अगर कॉपी पलट के देखते होंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन राइज होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं अभी तक में, सब क्लियर है। हेल्थ वाले कितने बच्चे हैं? प्रेजेंट में 2 है और बाकी सब एब्सेंट। शिवानी भी हेल्थ की है ना? कौन कौन सा डिजीज? बहुत सारा डिजीज है, ब्लड टेस्ट से समझ में आ जाता है, बहुत सारा डिजीज है। हर डिजीज का पता करने के लिए आपको एक्सरे या अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, ब्लड से ही हम पता करते हैं। थायराइड ब्लड से करेंगे, आपके अंदर खून का क्या परसेंटेज है वो ब्लड से ही करते हैं। टाइफाइड फीवर का क्या कैटेगरी, अलग अलग टाइफाइड है, कालाजार है, मलेरिया है, डेंगू है, उसका भी हम ब्लड टेस्ट से ही पता करते हैं। फ्रैक्चर के लिए एक्सरे करते हैं। हाँ, इन्फेक्शन, अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन है तो आपको ब्लड से ही पता होगा। फीवर का जितना भी टाइप्स है, फीवर में बहुत ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस कल फीवर आ रहा है तो आखिर उसका भी रीजन है कि आपको फीवर क्यों आ रहा है, तो वो भी ब्लड से ही पता चलता है कि पेशेंट को मलेरिया की वजह से फीवर आ रहा है या टाइफाइड की वजह से आ रहा है या कालाजार है या डेंगू है, कौन सा फीवर है, किस बीमारी से इसको फीवर आ रहा है, उसके लिए भी हम लोग ब्लड टेस्ट ही करते हैं। थायराइड भी ब्लड, क्या क्यों होता है, मतलब क्या बोलते हैं, सारा रामायण खत्म हो गया, सीता किसकी?
किसकी बीवी है? थायराइड का क्लास जब हम खत्म कर दिए और रीजन सब कुछ बता चुके हैं, तब आप सानिया हमसे पूछ रही कि थायराइड क्यों होता है। अब उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है थायराइड का? नहीं हुआ है। हाँ, थायराइड हम पढ़ाए हैं। थायराइड एक ग्लैंड है, ठीक है, ये थ्रोट में होता है, ठीक, गले में एक थायराइड ग्लैंड होता है, वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ठीक, वो आपका थायराइड से ही वो हार्मोन सिक्रेट होता है, मतलब उसका प्रोडक्शन होता है। उसी के एबनॉर्मल प्रोडक्शन से कभी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कम होता है, तो दोनों ही, अगर ज्यादा ओवर प्रोडक्शन है तो भी प्रॉब्लम है, ओवर प्रोडक्शन होता है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, ठीक है। मतलब जिस थायराइड में वेट का बहुत बढ़ना, थायराइड भी दो तरह का है, ठीक है, तो अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें वेट गेन होता है। कभी कभी ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे पेशेंट है जो बहुत पतले दुबले हैं लेकिन फिर भी उनको थायराइड, बहुत उसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा, बहुत पतला है, कमजोर है, तो खाना खा रहा है लेकिन फिर भी उसको बहुत बॉडी में, बोलते हैं ना कि बॉडी में लग नहीं रहा है, तो वैसे पेशेंट में क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग थायराइड टेस्ट कराते हैं तो उसको थायराइड रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है हाइपर थायराइडिज्म, उसका जो हार्मोन का सिक्रेशन है बहुत स्लो होता है, ठीक है, समझी क्या होता है इसमें, क्या होता है वही ओवर प्रोडक्शन हो जाता है हार्मोन का, तो बॉडी, इसका सिम्टम्स थोड़ा समझ लो, ठीक है। क्या होता है, वेट गेन होता है, बहुत लेथार्जीनेस, मतलब बहुत थकावट लगेगा, एक्टिव नहीं रहोगे, मतलब कुछ करने का मन नहीं करेगा, लगेगा मन थका थका। अगर बहुत ज्यादा ओवर वेट है तो फिर चलने में आदमी हाँफने लगता है, थक जाता है, सीढ़ी चढ़ने में या चलने में तेज तेज अगर चल लोगी तो तुरंत थक जाओगी। फिर उसके बाद क्या होता है, आप जब मॉर्निंग में सो के उठेंगे, ठीक है, तो फेस थोड़ा सा स्वेलन, मतलब सूजा सूजा रहेगा, भारीपन रहेगा, हेवीनेस लगता है फेस, और ये आंख के नीचे पफीनेस, मतलब आंख के नीचे भी सूजा सूजा रहेगा, ये मॉर्निंग में होता है, ठीक है, जनरली। फिर जब मॉर्निंग में आप उठना चाहोगे तो उठने का मन नहीं करेगा, बॉडी में ऐठन, मतलब बॉडी ज्वाइंट पेन रहता है। फिर धीरे धीरे जब उठने के बाद हाइपो में वेट गेन होता है, हाइपर में वेट लूज होता है, हाँ, बॉडी सूख जाता है, ठीक है। सिम्टम्स हाइपो में लूज होता है, हाइपर में बॉडी लूज होता है, हाइपो में क्या होता है वेट गेन होता है। जनरली लेडीज में क्या होता है ना, हेलो हेलो, जनरली लेडीज में क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म होता है, दोनों हाइपोथायराइडिज्म वेट गेन जिसमें होता है जनरली लेडीज में होता है। अब बहुत सारे जेंट्स को भी थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो किसी में हाइपर, अगर पतला दुबला है, अगर उसकी एक्टिविटी सही नहीं है, मतलब कमजोर फील कर रहा है, तो वैसे बंदे को भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। और जेंट्स में भी कभी कभी थायराइड रहता है, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादातर केसेस लेडीज में होता है, लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्लियर हुआ? सिम्टम्स, ज्वाइंट पेन होगा, ठीक है, बाल झड़ेगा, स्किन रफ होगा, ठीक है, ये सब ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसका मेडिसिन, इसका डोज जो होता है, आपके थायराइड जब हम टेस्ट कराते हैं उसका रेशियो देख के मेडिसिन का डोज दिया जाता है। अगर स्टार्टिंग है, रेशियो कम है तो 25 ml से शुरू करते हैं, अगर ज्यादा है तो 50, फिर 75, फिर 100, और बासी मुंह में इसका दवा खाते हैं। और दवा इसको, मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ छोड़ दिए, कभी खा रहे कभी नहीं खा रहे। अगर बहुत थायराइड का क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से है, तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होता है थायराइड में। बहुत मारेंगे शगुफ्ता तुमको, एकदम शांत रहो, ठीक है। क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, मतलब इरेगुलर पीरियड्स का आना। अगर बहुत क्रॉनिक है, अगर आप टीनेजर्स हैं, अनमैरिड हैं, तो थायराइड के वजह से कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होता है। समझ गए? कंसीव करना, ठीक है। अगर आप कंसीव कर गए
तो आपका मिसकैरेज होने का भी चांस रहता है। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है ना। तो ये क्या है, ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये कब होता है, जब हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खान पान हमारा सही नहीं है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है। हाँ अब बोलो। डिलीवरी के बाद बेबी के बाद ज्यादातर थायराइड, मतलब ज्यादा लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी के जो अगर अनमैरिड है, अगर अनमैरिड से ही है थायराइड, तो वो तो कंटिन्यू रहता है। और कभी कभी क्या होता है, रेयर केस में, जब प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर थायराइड, शुगर, ये सब हो जाता है, कुछ कुछ पेशेंट में ऐसा होता है। तो अगर शुगर को आप अच्छे से अगर अपना डाइट मेंटेन करते हैं, सब कुछ बैलेंस में करते हैं, तो शुगर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। डिलीवरी होने के बाद वो परसिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं किए, अगर उस पर ध्यान नहीं दिए, तो अगर वो परसिस्ट कर गया तो वो कंटिन्यू आपके साथ, मतलब आप डायबिटिक हो जाओगे। उसी तरह थायराइड का भी है। क्या होता है, थायराइड वैसे रिवर्सिबल थायराइड नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोल में रह सकता है, कभी खत्म भी हो जाता है। अभी एक पेशेंट, हम परसों तरसों एक पेशेंट आई हुई थी, वो क्रॉनिक, मतलब बहुत दिन से थायराइड का प्रॉब्लम है। वो 5-6 महीने से मेरे ट्रीटमेंट में थी। हम उनको कुछ ड्रिंक व्रिंक बोले पीने के लिए, बताए कि ऐसे ऐसे कीजिए। तो अभी हम कल उनका टेस्ट कराए हैं, वो 100 mg मेडिसिन ले रही थी। उनका टेस्ट हम परसों करवाए, रिपोर्ट आया है, वो कल शाम में या परसों शाम में आके रिपोर्ट दिखा के गई, तभी उनका थायराइड कंट्रोल। तो जब कंट्रोल है तो हम सडनली मेडिसिन को स्टॉप नहीं करेंगे, मेडिसिन का डोज कम करेंगे। 100 mg खा रही है तो अभी उनके रेशियो के अकॉर्डिंगली उनका डोज कम होगा। तो कंट्रोल वो आपके हाथ में है। अगर आप अपना डाइट मॉडिफिकेशन करके, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके इन सब चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। खत्म नहीं होता। क्लियर।